नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 6, 7, 8 सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अर्थात 6, 7, 8 का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र को आज की इस वीडियो में पूरी तरह खत्म किया गया है। पूरे यूट्यूब पर यह वीडियो नंबर 1 साबित होगी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वही प्रश्न करवाऊंगा जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। विच वन द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। राख के अवशेष पटने, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य कुरनूल, आवासीय उद्योग स्थल हुंसगी, शैल चित्रकला चिरांद, यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। चलिए जान लेते हैं। राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये मिले थे कुरनूल गुफा से। कहाँ से? कुरनूल गुफा। ये आपकी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें शुतुरमुर्ग के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के साक्ष्य मिले थे पटने से। कहाँ पर मिले थे? पटने से। यानी कि ये दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे होंगे? गलत हो जाएंगे। अगर बात करें आवासीय उद्योग स्थल, आवासीय उद्योग स्थल कहाँ पर मिले थे? तो ये मिले थे हुंसगी से। यानी कि यहाँ पर राइट कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट कथन हो जाएगा। अगर बात करें शैल चित्रकला की, किसकी? शैल चित्रकला कहाँ से प्राप्त हुए थे? चिरांद से। बिल्कुल कैसा होगा? गलत हो जाएगा कथन यहाँ पर। चिरांद आपका कहाँ पड़ता है? चिरांद दोस्तों पड़ता है बिहार में। कहाँ पर पड़ता है? बिहार में चिरांद पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि शैल चित्रकला जो थे ये कहाँ पर प्राप्त हुए थे, ये मध्य प्रदेश, याद रखेंगे आप सभी लोग, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश। दक्षिण उत्तर प्रदेश में शैल चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश में एक गुफा है जिसका नाम क्या है? भीम बेटिका। क्या नाम है दोस्तों? भीम बेटिका जो गुफा है वहां से क्या मिलते हैं? वहां से मिलते हैं दोस्तों आपको किसके? शैल चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। तो राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, आवासीय उद्योग स्थल हुंसगी। एक बात और याद रखेंगे आप सभी लोग, जो हुंसगी जो स्थल है वहां पर क्या है? चूना पत्थर से बने औजार भी मिले हैं। पिछले वर्ष आपके एग्जाम में पूछा गया था कि चूना पत्थर से बने औजार कहां पर मिले हैं। चूना पत्थर के जो औजार मिले हैं दोस्तों वो मिले हैं हुंसगीपुरा स्थल से। अगर बात करें चिरांद से, यहाँ पर बकरी की हड्डी, भेड़ की हड्डी, मतलब कि जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई है। कहां से? जो आपका चिरांद है पूरा स्थल, वहां पर क्या मिला है? जानवरों की हड्डियां मिली हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता है? किसका उदाहरण? विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता है। डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बहुभाषी समाज, जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद, बहु संस्कृतिवाद। तो यहाँ पर राइट कथन की अगर बात करें, इसकी जो यहाँ पर बात की गई है विविधता का एक उदाहरण नहीं है। बहुभाषी जो समाज होगा वो विविधता को प्रदर्शित करेगा। यानी कि यहाँ पर कथन कैसा दिया गया है? बिल्कुल सही दिया गया है। धार्मिक बहुलवाद भी विविधता को प्रदर्शित करता है। बहुसंस्कृति भी किसको दर्शाती है? विविधता को भी दर्शाती है। लेकिन जाति व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? कास्ट सिस्टम जो है ये विविधता का उदाहरण नहीं पेश करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था विविधता का एक उदाहरण नहीं हो सकता है, बल्कि बहुभाषी समाज, धार्मिक बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, ये सभी विविधता के उदाहरण होते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? यहाँ पर बताना है कि सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। व्हेन वर द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम यूज्ड इन जनरल इलेक्शंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? 2004 में, 2014 में, 2009 में या 1999 में? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2004। 2004 के आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था? किसके प्रभुत्व का? राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटोल वाज द सिंबल ऑफ किंग्स डोमिनियंस? तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों राइट आंसर होगा? राज्यभिषेक होगा, राजसूय होगा, अश्वमेध होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर की अगर बात करें
यहाँ पर किसकी बात की गई है? अनुष्ठान। राजा के प्रभुत्व का प्रतीक क्या था? उसके प्रतीक था दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध उसका एक प्रतीक था। अनुष्ठान राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था अश्वमेध। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोहे की खोज ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। ठीक। बात करें महाजनपद में शक्ति का आधार कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का था। तो यहाँ पर ये दोनों कथन दोस्तों कैसे दिए गए हैं? यहाँ पर कैसे कथन होंगे? तो चलिए इन कथन की पुष्टि भी कर लेते हैं। लोहे की खोज ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। यहाँ पर बात की जा रही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, मतलब कि महाजनपद काल की यहाँ पर बात की जा रही है। महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। लोहे के फाल से क्या होने लगा? खेतों की जुताई होने लगी, लोहे का प्रयोग होने लगा। तो उसमें क्या हुआ? कृषि में क्रांतिकारी देखने को मिलती है, क्योंकि लोहे के जो थे, लोहे के बने औजार आ चुके थे, लोहे के बने फाल आ चुके थे, जो कि खेती को जोतने के लिए उपयोगी थे। कह सकते हैं कि कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन किए किसने? लोहे ने। तो यहाँ पर राइट कथन यानी कि स्टेटमेंट 1 यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 को भी यहाँ पर देख लेते हैं। महाजनपद में शक्ति का आधार कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन था। ये भी कथन यहाँ पर कैसा दिया गया? बिल्कुल राइट कथन दिया गया है। कृषि जो अर्थव्यवस्था थी, परिवर्तन का एक आधार था महाजनपद में। ठीक। तो वहां पर जो महाजनपद काल के जो राजा हुआ करते थे, वो सभी लोगों से क्या करते थे? सभी लोगों से कर वसूलते थे। इस कारण भी वहां पर बहुत मतलब कि बहुत ही राज्य संपन्न था। कौन सा राज्य? महाजनपद काल बहुत ही संपन्न था। वो सभी प्रकार के कर अपनी जनता से वसूलते थे, चाहे व्यापारी हो, चाहे पशुचालक हो, चाहे मतलब कि किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो वन में कुछ भी एकत्रित करता हो, उसको भी राजा को देना पड़ता था। तो राइट कथन यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। ओनली स्टेटमेंट कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों कथन यहाँ पर कैसे होंगे दोस्तों? राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महावीरा वाज बोर्न विच महाजनपद? बज्जी में, मगध में, कौशल में या वैशाली में? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा? बज्जी में हुआ था, या मगध में हुआ था, या कौशल में, या वैशाली में? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बज्जी। बज्जी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बज्जी एक आपका महाजनपद है। ठीक। सबसे जो प्रभावशाली सबसे ज्यादा महाजनपद था, उस महाजनपद का नाम क्या था? मगध था। मगध था उस महाजनपद का नाम। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। तमिल साहित्य की रचनाओं को संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार करिएगा इस क्वेश्चन को। यह राज्य 3 नदियों के संगम पर स्थित थे। इन रचनाओं में 3 भाषाओं का मिलन है। इनका संकलन तीनों राज्यों के कवि सम्मेलन में किया जाता था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? जो आपका क्या है? तो तमिल साहित्य है। तमिल साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। तो क्यों कहते हैं यहाँ पर बताना है आपको। यह राज्य 3 नदियों के संगम पर स्थित था, इससे इसका कोई लेना देना नहीं था। इसमें 3 भाषाओं का मिलन है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ राइट कथन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसका संकलन तीनों राज्यों के कवि सम्मेलन में किया गया था। वो 3 राज्य कौन कौन थे यहाँ पर लिख देते हैं। पहला राज्य का नाम था चेर था। ठीक। चेर चोल और पांडे, ये 3 राज्य थे। ठीक। ये 3 दोस्तों राज्य थे। तो इन 3 राज्यों के कवि सम्मेलन में क्या किया गया? संगम साहित्य का प्रयोग किया गया। तमिल साहित्य की रचनाओं को निर्माण किया गया, लिखा गया, उसी को कहने लगे संगम साहित्य। 3 राज्यों के कवि थे चेर चोल पांड्य। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कथन बी कहता है कि इस क्षेत्र के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। क्या यहाँ पर कौन से कथन सही होंगे? ए एंड बी बोथ ट्रू, बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर कौन से दोस्तों कथन सही हो जाएंगे? अगर कथन ए की बात करें, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। जो कि कैसा होता है? वहां का तापमान टेम्परेचर हाई होता है, तापमान अधिक होता है।
इस क्षेत्र के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। यही कारण है कि उष्णकटिबंध का तापमान कैसा होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए और एक दूसरे की सही व्याख्या को भी प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी बोथ ट्रू, बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ चुका है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किन मुख्य खनिजों से बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। निकेल और फेरस, निकेल और मैग्नीशियम, निकेल और सिलिका, फेरस और मैग्नीशियम। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, जो पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताएंगे पृथ्वी की कितनी परत होती है। मुख्यतः 3 परत होती है। पहली परत दोस्तों कौन सी होती है, पहली परत जो होती है उस परत का नाम होता है पर्पटी। क्या होता है, पर्पटी। दूसरी दोस्तों आपकी होती है मेंटल। क्या होती है, दूसरी आपकी होती है मेंटल। और तीसरी परत का नाम होता है, क्या होता है, क्रोड। तीसरी परत होती है दोस्तों क्रोड। ठीक, यहाँ पर आप बारीकी से समझेंगे। पर्पटी को कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं, पर्पटी को कहते हैं सियाल। ठीक, मेंटल को कहते हैं सीमा, सीमा कहते हैं, और क्रोड को कहते हैं निफे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात अभी आपको पता चलेगी। तो इतना कन्फर्म हो चुका है कि पर्पटी को सियाल, मेंटल को सीमा और क्रोड को निफे कहते हैं। यहाँ पर बात की गई आंतरिक परत। आंतरिक परत दोस्तों आपकी कौन सी होगी, क्रोड होगी। यहाँ पर क्रोड को क्या कहते हैं, निफे। निफे यानी कि NEFE, NI से होगा निकेल, FE से होगा फेरस यानी कि लोहा। तो आपकी जो आंतरिक परत होती है जिसे क्रोड कहते हैं उसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकेल और फेरस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पर्पटी में क्या पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी की जो पहली परत होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है सियाल। सियाल का मतलब होता है, मतलब कि यहाँ पर समझा देते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा यस। यस का मतलब होगा सिलिका और AL का मतलब होगा एल्यूमिना। क्या होगा, एल्यूमिना हो जाएगा। मेंटल की बात करें तो यहाँ पर यस से क्या होगा, यस से हो जाएगा यहाँ पर सिलिका, और एम से होगा यहाँ पर मैग्नीशियम। मेंटल में पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पर आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृतियां नदियों द्वारा बनाई जाएंगी। विसर्प, जल प्रताप, वाटरफॉल, गोखुर झील, ओक्स, बाव लेक या स्टेक। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो नदियां होती हैं, नदी के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनाई जाती हैं। कौन कौन सी आकृतियां बनाई जाती हैं। विसर्प भी आकृति बनाई जाती है जब नदी क्या होती है कि जब मैदानी क्षेत्र में बहती है। इस प्रकार से जब नदी मैदानी क्षेत्र में बहती है तो उसका आकार सर्प के आकार जैसा हो जाता है। जिस प्रकार सर्प इस ऐसी दिशा में भागता है, ठीक ऐसी ही नदियां जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो इसी प्रकार वो प्रभावित होती हैं। तो ऐसी आकृति को दोस्तों कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं, मींडर्स कहते हैं। जल प्रताप भी नदियों की द्वारा बनाई गई एक आकृति होती है। गोखुर झील भी नदियों के द्वारा बनाई गई एक आकृति होती है। तो यहाँ पर स्टेक की अगर बात करें, स्टेक का निर्माण होता है समुद्र द्वारा बनाई गई एक आकृति है। स्टेक किसके द्वारा बनाई गई आकृति है, समुद्र के द्वारा बनाई गई आकृति है। यानी कि यहाँ पर ये गलत होगा और बाकी सभी राइट हो जाएंगे। 1 2 3 किस ऑप्शन में है, 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था। चालुक्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। चालुक्य, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल, इसमें कौन सा वंश शामिल नहीं था, चालुक्य शामिल नहीं था। चालुक्य दक्षिण भारत का एक वंश था। प्रतिहार की अगर बात करें, प्रतिहार भी त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसमें सम्मिलित था। राष्ट्रकूट और पाल ये 3 वंश किसमें सम्मिलित थे, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। ये 3 किसको जीतना चाहते थे, कन्नौज को क्या करना चाहते थे, कन्नौज पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, कन्नौज को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। ठीक, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर शामिल नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चालुक्य। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और आर्कटिक, प्रशांत और अंटार्कटिक, प्रशांत और अटलांटिक, अटलांटिक और हिंद। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सभी लोग ईमानदारी से इसका आंसर कहां पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सतनामी आंदोलन, गुरु घासीदास, स्वाभिमान आंदोलन, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर की बात की गई है, यंग बंगाल आंदोलन, डेरिजियो। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कथन यहाँ पर पहचानना है। सतनामी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? गुरु घासीदास ने किया था। गुरु घासीदास ने क्या किया था? चमड़े का काम किया था। किसने? गुरु घासीदास ने चमड़े का काम किया था। इन्होंने ये आंदोलन कहां पर चलाया था? ये आंदोलन इन्होंने चलाया था छत्तीसगढ़ में। कहां पर चलाया था? छत्तीसगढ़ में इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। अगर बात करें स्वाभिमान आंदोलन की, किसकी? स्वाभिमान आंदोलन की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था? पेरियार ने चलाया था। किसने दोस्तों चलाया था? अंबेडकर ने नहीं चलाया था। यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये चलाया था पेरियार ने। यहाँ पर लिख देता हूं, किसने चलाया था? पेरियार ने इस आंदोलन को चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन डेरिजियो ने चलाया था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुमेलित नहीं यानी कि गलत कथन पहचानना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भीम राव अंबेडकर ने नहीं चलाया था, बल्कि किसने चलाया था? पेरियार महोदय ने चलाया था, जो कि तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत के निवासी थे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में अशोक द्वारा धम्म के आचरण हेतु प्रयास किया गया। धम्म मानव जीवन के लिए निर्वाण की परिकल्पना पर आधारित था। यहाँ पर कौन सा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा राइट होगा? ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू है या ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर बात की गई है मौर्य काल की। किसकी? मौर्य काल में जो अशोक द्वारा क्या चलाया गया था? धम्म चलाया गया था। धम्म में क्या था कि बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति प्रेम, गुलाम हो चाहे दास हो, सभी के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम भाव होना चाहिए। सभी को सम्मान देना चाहिए। बड़ों का, गुरु का, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। इसी को कहते हैं धम्म, इसी को कहते हैं अशोक का धम्म। अशोक ने जब कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था, तो उसका जो हृदय था वो कैसा हो चुका था? एकदम बेहतरीन ढंग से उसका हृदय पवित्र हो चुका था। तो उसने धम्म नीति अपना ली थी। धम्म नीति जिसको हम बता चुके हैं, बड़ों का सम्मान उसमें शामिल था, सभी का आदर, मतलब कि नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, यही सब शामिल था। धम्म के आचरण हेतु प्रयास किया, बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया है। स्टेटमेंट ए कैसा होगा? यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। धम्म मानव जीवन के लिए निर्वाण की परिकल्पना पर आधारित था। निर्माण की अगर बात करें, ये तो किस धर्म से संबंधित हो जाएगी? बौद्ध धर्म से ये संबंधित हो जाएगी निर्माण, यानी कि कथन यहाँ पर कैसा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो यहाँ पर 2 दिया गया बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि जो धम्म मानव जीवन के लिए शांति पर आधारित था, यानी कि शांति व्यवस्था पर आधारित था। आपका धम्म याद रखेंगे आप सभी लोग, शांति व्यवस्था के लिए अशोक ने है धम्म शुरू किया था, धम्म का प्रचार भी किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जो कथन दूसरा है वो कैसा कथन है? गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। कौन सा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। मध्यकाल में बंदगा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कुलीनों के लिए, राज्यपालों के लिए, दासों के लिए, कुलीनों के लिए। डबल यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो इसको यहाँ पर बताना कि बंदगा शब्द का जो प्रयोग होता था, बंदगा यूज्ड फॉर इन द मेडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकाल भारत में जो किसका प्रयोग होता था? बंदगा का। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था दासों के लिए या गुलामों के लिए। याद रखेंगे, बंदगा का मतलब क्या होता था? गुलाम या दास। क्या था? गुलाम या दास इसका मतलब था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फॉर द स्लेव्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि वो 3 कौन से राज्य थे जिनको क्या कहा गया है? मूवेंद्र कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। चेर, पाल, राष्ट्रकूट, चोल राष्ट्रकूट और
पाल चोल पांड चोल चेर पांड कौन सा कथन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। जो राजवंश 3 थे, कौन कौन से राजवंश, जो 3 राजवंश थे जिन्हें क्या कहा जाता था, मूवेंद्र कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था चोल चेर पांड। बस यहीं पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चोल चेर पांड। इन्हीं 3 राज्यों के क्या थे, कवि थे। इन 3 राज्यों के क्या थे, कवि थे। चोल चेर और पांड 3 राज्यों के कवि को क्या कहते थे, संगम साहित्य कहते थे। बस क्लियर हो चुका है, क्या कहते थे, संगम साहित्य कहते थे। ठीक, संगम साहित्य की यहाँ पर बात की गई कि संगम साहित्य में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है, चोल चेर पांड राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की थी, ईवी रामास्वामी पेरियार, श्री नारायण गुरु, BR अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद। तो किसने शुरू की थी स्वाभिमान आंदोलन, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था ईवी रामास्वामी पेरियार, जिसे हम बता चुके हैं, अभी आपको बताया था जब सुमेलित वाला कथन था। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ईवी रामास्वामी पेरियार यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है, भेदभाव को दर्शाती है, पदानुक्रम को दर्शाती है, विविधता को दर्शाती है, पूर्वाग्रह को दर्शाती है। जो आपकी क्या है, भारत में जो जाति व्यवस्था है वो क्या क्या दर्शाती है, वो क्या क्या दर्शाती है। क्या दोस्तों विविधता को दर्शाएगी जाति, जाति व्यवस्था कभी भी विविधता को दर्शाएगी नहीं। विविधता को कौन दर्शाएगी, धर्म दर्शाएगा विविधता को, बहुसांस्कृतिक दर्शाएगा विविधता को, पहनावा दर्शाएगा विविधता को, खान पान दर्शाएगा विविधता को। तो यहाँ पर क्या दर्शाएगा, जाति व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ विविधता नहीं दर्शाएगी। जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या नहीं दर्शाती है, विविधता को नहीं दर्शाती है, बल्कि सभी को यहाँ पर दर्शाएगी। भेदभाव को भी दर्शाती है, पदानुक्रम को भी दर्शाती है, पूर्वाग्रह को भी दर्शाती है। तो राइट आंसर सी को छोड़कर यहाँ पर सभी हो जाएंगे। ठीक, इसमें सी है तो कट जाएगा, इसमें भी सी है तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो ABD दोस्तों यहाँ पर कैसा आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर कैसा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म ऑफ द सुंदरवन डेल्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं उन नदियों का नाम हो जाएगा यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ पर निर्माण करती हैं सुंदरबन डेल्टा का, ये करती हैं पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर, 20 है। डॉल्फिन के बारे में कथन यहाँ पर दिए गए हैं, ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को क्या करना है, यहाँ पर चुनना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर राइट होगा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वहां पर कैसा जल है, अलवड़ यानी कि लवड़ रहित है, जल में क्या पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि कैसा कथन होगा दोस्तों, यहाँ पर राइट कथन हो जाएगा। डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर है, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल बिल्कुल अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी कि उसने पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया है कि नदी के अलवड़ यानी कि उसमें लवड़ नहीं पाया जाता है, मतलब कि शुद्ध जल में क्या पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है। तो जो डॉल्फिन पाई जाती है उससे क्या पता चलता है, जल की शुद्धता का भी पता चलता है। तो राइट कथन यहाँ पर कैसे होंगे दोस्तों, तीनों ही यहाँ पर राइट कथन हो जाएंगे। A, B और C तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कैसा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 21। कौन सा क्वेश्चन, 21। दिए गए लक्षणों A और B के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या समताप मंडल है या बाह्य मंडल है। तो यहाँ पर कौन सा मंडल होगा, ट्रोपोस्फियर होगा या मेसोस्फियर होगा या स्ट्रेटोस्फियर होगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको। ऐसा कौन सा अंतरिक्ष का, ऐसी अंतरिक्ष की कौन सी परत है जिसमें उल्कापिंड आते ही जल जाते हैं। कई बार एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
पूरी की पूरी आशंका है इस बार इस क्वेश्चन को आने की। तो बात करें अगर उल्कापिंड कौन सी परत में आने पर ही जल जाते हैं, उस परत का नाम होता है दोस्तों मध्य मंडल। मेसोस्फीयर उस मंडल का नाम होता है। क्या नाम होता है? मेसोस्फीयर उस मंडल का नाम होता है। इस परत में क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं, आंधी तूफान वर्षा ओला। अगर बात करें समताप मंडल की, समताप मंडल में दोस्तों आपके हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है, क्योंकि समताप मंडल में आंधी तूफान जैसी कोई भी स्थिति नहीं होती है और इसका जो ताप है वो लगभग समान रहता है। अगर दोस्तों बाह्य मंडल की बात करें, किसकी? बाह्य मंडल की बात करें, बाह्य मंडल को दोस्तों आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, आयन मंडल किसे कहते हैं? बाह्य मंडल को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें रेडियो संचरण तरंगें उत्पन्न होती हैं। किसमें? आपके बाह्य मंडल में उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार और योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित जो विवाद होते हैं उनको रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। किसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है? पटवारी अर्थात लेखपाल का जो उत्तरदायित्व होता है, कौन सा उत्तरदायित्व होता है? उसका उत्तरदायित्व होता है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना ही लेखपाल या पटवारी का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। अगर आपसे पूछ ले कि शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी जो विवादें होती हैं उनको कौन रोकता है? उनको रोकता है तहसीलदार। कौन दोस्तों रोकता है? तहसीलदार रोकता है, जिसे ताल्लुकदार भी कहते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 23। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन यहाँ पर बताना है। ठंडी धाराएं जो होती हैं ध्रुवीय अथवा कह सकते हैं उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जा सकती हैं। ये कथन यहाँ पर कैसा दिया गया? बिल्कुल राइट, ट्रू कथन यहाँ पर दिया गया। जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवीय यानी ध्रुव कह लो या चाहे उच्च अक्षांश कह लो से जल को कहाँ को ले जाती हैं? उष्णकटिबंधीय यानी कि निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं जो ठंडी धाराएं होती हैं। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर दोस्तों एक कैसी जलधारा है? ये एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? एक ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। जहां पर क्या होता है, एक तरफ से ठंडी जलधारा और दूसरी तरफ से गर्म जो जलधारा होती है उनका जो मिलन बिंदु होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो राइट कथन यहाँ पर कौन कौन से? सिर्फ ए भी है यहाँ पर और सी है, और बी यहाँ पर गलत हो चुका है। ए सी किस ऑप्शन में? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 24। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। कौन सा यहाँ पर सही होगा? केवल ए तथा डी, केवल ए तथा डी, केवल ए बी सी, केवल बी सी डी। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात की गई है? हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? क्या वो सोने के बर्तन बनाते थे? बिल्कुल बनाते थे। लोहे की बनी तकलियों का प्रयोग करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। लोहे का प्रयोग आपको कतई नहीं मिलेगा। कहाँ पर? हड़प्पा कालीन में लोहे का प्रयोग नहीं मिला है, जबकि सोना चांदी इन धातुओं का प्रयोग किया जाता था। लोहे का प्रयोग महाजनपद काल और वैदिक काल के काल में देखने को मिलता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। इसी कारण यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कैसा होगा दोस्तों? गलत होगा। पत्थर की मोहरें भी मिली हैं, पत्थर की विभिन्न प्रकार की मोहरें मिली हैं जो कि सैल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, चर्ट नामक पत्थर से भी बनाई जाती थी। तो यहाँ पर सी को छोड़कर सभी कैसे होंगे? राइट आंसर होंगे। जिन जिन में सी है पहले उसको काट दो, 4 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा, बचेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर राइट होगा केवल ए तथा डी। यहाँ पर सभी राइट आंसर हैं लोहे को छोड़कर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 25। कैटामरैन किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड कैटरामैन? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? मछुआरों की छोटी नाव, फिशिंग बोट, जहाज, शिप, बस या ट्रक।
राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों जो कैटामरैन है। क्या है? कैटामरैन किसे कहते हैं? मछुआरों की जो छोटी नाव होती है उसे कहा जाता है कैटामरेन। क्या कहा जाता है? कैटामरैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि यह मछलियों की प्रजनन का समय होता है। मछलियां प्रवास कर जाती हैं, बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है, मछलियों में बीमारी फैल जाती है। तो राइट आंसर की अगर बात करें, जो मानसून होता है, मानसून के दौरान जो मछली पकड़ने का काम होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? कि जब मानसून आता है तब मछलियां क्या होती हैं? प्रवास कर जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाती हैं, उसी को कहते हैं प्रवास। तो मछलियां क्या करती हैं? प्रवास कर जाती हैं मानसून के दौरान। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? ओणम एक प्रकार का विशेष आकर्षण क्या है? व्हाट इज द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ ओणम? ठीक, मछली पकड़ना है, नाव प्रतियोगिता है, चीना मिट्टी में खाना पकाना है, यहाँ पर चीनी मिट्टी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट कथन यहाँ पर बताना है। फिशिंग है, बोट एक कंपटीशन है, कुकिंग इन चाइना, ठीक, कुकिंग इन किसमें है? यहाँ पर चीनी मिट्टी वाले जो बर्तन है, या नोन ऑफ दीज। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? किसकी बात की गई? ओणम। ओणम एक विशेष आकर्षण है, स्पेशल अट्रैक्शन है, किसका है? यह है नाव प्रतियोगिता का। किसका है दोस्तों? नाव प्रतियोगिता, बोट कंपटीशन का यह एक विशेष आकर्षण है जिसे ओणम के नाम से जाना जाता है। ओणम एक प्रकार का क्या है? नाव प्रतियोगिता है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर? 28 कहता है कि, क्या कहता है? इसको थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा इसको कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जूम आउट। ठीक, यहाँ पर बात करें तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। केसर सागा, सैफरन सागा है, चीनी मिट्टी है, यात्रा वृतांत है। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात की गई? जो तिब्बत का जो कैसा ग्रंथ है, जो तिब्बत का कौन सा ग्रंथ जो कि लद्दाख में प्रचलित है? कौन सा? लद्दाख में प्रचलित है, उस ग्रंथ का नाम है केसर सागा। क्या नाम है? सैफरन सागा उस ग्रंथ का नाम है। राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसको कौन से लोग गाते हैं? लद्दाख के लोग गाते हैं। लद्दाख के लोग केसर सागा गीत को गाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके खेल पर क्या करते हैं? नाटक लिखते हैं। इतना ही आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा है केसर सागा के बारे में, जो कि तिब्बत का एक प्रमुख ग्रंथ है। ये कहां पर प्रचलित है? जबकि लद्दाख में ये ग्रंथ प्रचलित है। ठीक, बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड लिटिल तिब्बत? लद्दाख को कहेंगे, हिमाचल प्रदेश को कहेंगे, उत्तराखंड को कहेंगे, या हिमालय क्षेत्र को कहेंगे? किसको कहेंगे दोस्तों छोटा तिब्बत? छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। किसको? लद्दाख को कहा जाता है छोटा तिब्बत। लिटिल तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30। कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है? पश्मीना, केसरी, लुधियानी, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर की अगर बात करें, जो कश्मीर में जो ऊन प्रचलित है उस ऊन का नाम है पश्मीना। क्या नाम है? पश्मीना उस ऊन का नाम है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 31 नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसको मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटों को मिलेगा या बेटियों को, उसकी पत्नी को मिलेगा, या उपयुक्त में से सभी को मिलेगा? यहाँ पर बात की गई है जो 2009 के जो कानून आया है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जमीन जायदाद पर किसका हिस्सा होना चाहिए? बेटों का भी हिस्सा होगा, बेटियों का भी उसमें हिस्सा होगा, और उसकी पत्नी का भी हिस्सा होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? किसकी बात यहाँ पर की गई है? मानचित्र। आपको मालूम होगा दोस्तों, जो मानचित्र के घटक होते हैं वो प्रमुख 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दूरी होती है, दिशा होती है, प्रतीक होती है, चाल होती है। तो कौन कौन से घटक होते हैं? दूरी आपकी होती है मानचित्र के घटक, दिशा भी होती है, और प्रतीक। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मानचित्र के जो घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, ये 3 ही होती हैं। तो राइट आंसर होगा A B C। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा।
चलिए आपको कुछ पॉइंट भी समझाएंगे यहाँ पर। तो मानचित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है भौतिक मानचित्र, कैसा दोस्तों मानचित्र, एक आपका होता है भौतिक मानचित्र, एक होता है दोस्तों आपका राजनीतिक मानचित्र, कैसा मानचित्र, एक होता है राजनीतिक मानचित्र, और एक होता है थीमेटिक मानचित्र, कैसा, थीमेटिक मानचित्र भी आपका होता है। ये 3 मानचित्र आपकी पुस्तक में दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पर्वत आपके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पर्वत, पठार, महासागर, पर्वत, पठार, महासागर, नदी, झरने, झील सभी भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल मैप के अंतर्गत आते हैं। इसे उच्चावच भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि उच्चावच दोस्तों क्या होता है, उच्चावच भी भौतिक ही मानचित्र को कहा जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। उच्चावच कितने होते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, यानी कि उच्चावच जो होते हैं 3 होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या क्या होता है, महासागर होते हैं, महाद्वीप होते हैं, समुद्र होते हैं, यही सब आपके होते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय में होते हैं पर्वत, पठार, मैदान। तृतीय में होती हैं स्थलाकृति जो कि अपरदित क्षेत्र होते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ता है आगे की परीक्षाओं में, तो वो ज्योग्राफी की बात हो जाएगी अलग, यहाँ पर आप समझेंगे इतना है। यहाँ पर जो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, यहाँ पर भौतिक मानचित्र को हम बता चुके थे। क्या क्या था भौतिक मानचित्र में, महासागर आपके आ जाएंगे, उसी में पर्वत, पठार, मैदान। अगर आपसे बात पूछ ले कि राजनीतिक मानचित्र किसकी दोस्तों, राजनीतिक की अगर बात करें आपसे तो उसमें क्या आ जाएगा, देश की सीमाएं आपकी हो जाएंगी, ग्राम की सीमाएं, गांव की सीमाएं, राज्य की सीमाएं, किसी बॉर्डर की सीमाएं। तो इसी या गांव के नक्शे की बात करें तो वो आपकी आ जाती है राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत। थीमेटिक मानचित्र भी आप यहाँ पर समझ लीजिए एक बार, किस मानचित्र को, थीमेटिक मानचित्र जो आपका होता है। थीमेटिक मानचित्र में वर्षा को दर्शाया जाता है, मतलब कि वनों को भी दर्शाया जाता है, उद्योगों को भी दर्शाया जाता है, ठीक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा, 33। सही कथन चुने, यहाँ पर राइट कथन आपको क्या करना है, चुनना है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। केवल ए सही, केवल बी, ए बी दोनों, या कोई नहीं सही है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख, कितने लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में उसकी जो गति होती है वो होती है 3 लाख। बिल्कुल ट्रू दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट का टाइम लगता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए हैं, बिल्कुल राइट दिए गए हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। कौन कौन से, ए और बी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। तो देखते हैं, स्थल मंडल की बात की गई है, जल मंडल की बात की गई है, वायुमंडल की बात की गई कि जो बीच के जो जुड़े एक संकरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द नैरो रीजन कनेक्टेड बाय द लिटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर कॉल्ड। एटमॉस्फेयर कहेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे, बायोस्फेयर कहेंगे, नोन ऑफ दीज कहेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर स्थल मंडल भी होता है, जल मंडल भी होता है और वायुमंडल भी होता है। इनके बीच को जो क्षेत्र को क्या कहेंगे, इसको दोस्तों कहेंगे जैव मंडल। जहां पर क्या होता है, मानव निवास होता है, वहां पर मानव निवास होता है आपका जैव मंडल में। राइट आंसर होगा आपका बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। जैव मंडल कहते हैं, वहां पर स्थल मंडल भी होएगा और जल मंडल भी होगा और वायुमंडल भी होगा, और उसी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ठीक। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, यूनानी शब्द से हुई है, या ग्रीक शब्द से हुई है। तो राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है कि फ्रॉम विच वर्ड डज द वर्ड एनवायरमेंट ऑर्गेनाइट। तो किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से। फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेर से इसकी उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 36, कहता है कि मिलान कीजिए सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो चलिए एक एक करके इनका मिलान करते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के कीटों को पालन, यानी कि सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर।
पीसी कल्चर दोस्तों कहलाता है मछलियों के पालन को, मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य पालन को ही कहा जाता है पीसी कल्चर। अगर बीटी कल्चर की बात करें तो बीटी कल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को, अंगूर की खेती को कहा जाता है बीटी कल्चर। हार्टिकल्चर कहा जाता है पुष्प की खेती, फूलों की खेती, सब्जी वाली खेती, इसी को कहते हैं हार्टिकल्चर। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ए का एक के साथ जाएगा, एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये सब कट जाएंगे। और यहाँ पर जो बी है, बी किसके साथ जा चुका है? यहाँ पर थर्ड के साथ गया है। बी किसके साथ गया है? थर्ड के साथ गया है। ये भी थर्ड के साथ गया है, ये भी थर्ड के साथ गया है। आगे बात करें विटीकल्चर की, सी किसके साथ गया है? 4 के साथ गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम समझा चुके हैं। हार्टिकल्चर का मतलब होता है सब्जी और फूलों वाली खेती, विटीकल्चर होती है आपकी अंगूर वाली खेती, पीसी कल्चर होती है मछली पालन वाली। ठीक, अगर सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम के कीटों का पालन ही कहलाता है सेरीकल्चर। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन यहाँ पर आपको क्या करना है? बताना है। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। पृथ्वी की पर सतह पर्पटी के नीचे मेंटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है। यहाँ पर आपको बताना है गलत कथन। कैसा कथन दोस्तों? गलत कथन यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको ऊपर की तरफ जब क्वेश्चन बता रहे थे सियाल सीमा निफे थे, तो वहाँ पर हम आपको अच्छे ढंग से समझा चुके थे। अगर महाद्वीपीय जो पर्पटी होती है, पर्पटी बनी होती है सियाल से, सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिना। तो यहाँ पर कथन कैसा दिया गया? बिल्कुल राइट दिया गया। महासागरीय की जो पर्पटी होती है वो सिलिका एवं आयरन से नहीं बनी होती है। किससे बनी होती है? सीमा से बनी होती है दोस्तों। किससे बनी होती है? सीमा से बनी होती है। सीमा का मतलब होता है आयस और इसका होता है एम, एम का मतलब होता है मैग्नीशियम, इसका होता है सिलिका मैग्नीशियम। यानी कि अगर यहाँ पर मैग्नीशियम दिया होता आयरन की जगह, तब यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर यही तो गलत है, गलत ही आपको पहचानना था। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेंटल व क्रोड है। पहली है आपकी पर्पटी, पर्पटी के बाद है मेंटल, मेंटल के बाद है क्रोड। ठीक, उसके बाद की बात करें यहाँ पर कथन नंबर डी की, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल और लोहे से बनी होती है। बिल्कुल, इसको कहते हैं निफे। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निफे। निकेल और फेरस से बनी होती है। तो गलत कथन यहाँ पर पहचाना था, गलत कथन यहाँ पर हो चुका था। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, यहाँ पर दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जल संधि कहेंगे, स्थल डमरू मध्य कहेंगे, द्वीप कहेंगे या खाड़ी कहेंगे? तो राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पर किसकी राइट आंसर की यहाँ पर बात की गई है? दो भूभागों को जो जोड़ती है, क्या दो भूभागों को जोड़ने वाली जो पट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? उस पट्टी को कहते हैं स्थल डमरू मध्य, यानी कि स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्थल संधि के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार आपका जो भारत है, भारत और श्रीलंका की जो क्या है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी संधि है? वो आपकी है जल संधि। यहाँ पर क्या होगी? जल संधि हो जाएगी भारत और श्रीलंका के मध्य, क्योंकि वो जली जल है। यहाँ पर आपका बीच में पड़ता है समुद्र, समुद्र वाली जब स्थिति पड़ती है किन्हीं दो भूभागों को जोड़ने में, तब वो कहलाती है जल संधि। अगर भूमि की बात करें, भूभाग की बात करें, तो भूभाग को जोड़ने वाली भूमि कहलाती है स्थल डमरू मध्य कहलाती है। अगर अपने इंडिया और श्रीलंका को जो जोड़ने वाली जो संधि है, उस संधि को क्या कहते हैं दोस्तों? पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग। तो राइट आंसर तो यहाँ पर भूभाग को जो जोड़ेगी पट्टी, उस पट्टी को क्या कहेंगे? उस पट्टी को कहेंगे स्थल डमरू मध्य कहेंगे। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल? तो राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? हवाई जहाज को उड़ाने के लिए होती है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ओजोन मंडल या ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत आने वाली सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है उनको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, उनको रोक लेता है। इसी कारण समताप मंडल यानी कि ओजोन परत एक मुख्य परत की भूमिका निभाती है। अगर मध्य मंडल की बात करें, मध्य मंडल में दोस्तों क्या होता है? उल्का पिंड जो होते हैं, क्या उल्का पिंड
आते ही क्या करने लगते हैं, जल जाते हैं, उल्का पिंड जल जाते हैं। अगर बात दोस्तों करें क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल में दोस्तों क्या होता है, मौसम संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं आपकी किस मंडल में देखने को मिलती हैं, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमने आपको क्षोभ मंडल भी बता दिया, समताप मंडल भी बता दिया, मध्य मंडल भी बता दिया। अब हम आपको बताएंगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का विशाल भंडार पाया जाता है। वो मतलब कि अनेक गैसें तरल मात्रा में कैसी हैं, तैरती हैं वहाँ पर। एक आपका होता है बाह्यमंडल, और बहिर्मंडल में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। बाह्यमंडल अलग होता है और बहिर्मंडल जो होता है ये सबसे लास्ट वाला होता है। कैसा होता है, सबसे लास्ट की जो परत होती है इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। जबकि जो बाह्यमंडल होता है, कौन सा मंडल, बाह्य जो मंडल होता है उससे दोस्तों कहते हैं आपको थर्मोस्फीयर। क्या कहते हैं उसको दोस्तों, कहते हैं थर्मोस्फीयर, या ताप मंडल भी इसको कह सकते हैं। इसको आयन मंडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें रेडियो की जो तरंगें होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। इतना आप सभी लोग याद रखेंगे। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर राइट आंसर था आपका समताप मंडल। कौन सा था, समताप मंडल यहाँ पर राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। अगर बात करें पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है जिसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि 70-71% पृथ्वी जल से ढकी हुई है, इसी कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है, चौथा नहीं है। कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है। कितने नंबर का है, तीसरे नंबर का है। पहले नंबर का है आपका बुध, बुध है आपका, फिर है शुक्र, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी का नंबर है तीसरा आकार में, सूर्य के दूरी के अनुसार। अगर आकार में बात करें, आकार में तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, जबकि पांचवा है। आकार में कौन सा है, आकार में पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है। तो राइट कथन यहाँ पर कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एक, यानी कि ऑप्शन नंबर एक, केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम चुनिए। ग्रहों का क्रम यहाँ पर बताना है सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार। पहला कौन सा आपका होगा, बुध होगा, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन सा होगा, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपका क्रम होता है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे कम है। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया। ये 88 दिन में इसको पूरा कर लेता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, बिल्कुल बुध नंबर 1 पे है, शुक्र दूसरे नंबर पे है, पृथ्वी आपकी तीसरे नंबर पे है। तो राइट कारण भी यहाँ पर इसका सही दिया गया है। जो आपकी क्या है, बुध जो है ग्रह ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इसी कारण ये सूर्य का जो चक्कर है यानी कि जो परिक्रमण काल है वो कम ही समय में पूरा कर लेता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए, बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि नीचे दिए गए सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। कर्क रेखा आपको मालूम होगी 23.5 डिग्री कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। तो कौन सा यहाँ पर इसका आंसर जाएगा, इसका जाएगा 2 के साथ। कर्क रेखा जाएगी 2 के साथ, 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसका जाएगा बी का 3 के साथ। उत्तर ध्रुव वृत्त की बात करें तो ये उत्तर दिशा में है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ पर है, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इन सभी का यहाँ पर क्या हो चुका है, मिलान हो चुका है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, ए का यहाँ पर 2 कौन सा दिया गया है, यहाँ पर बी है और सी है। तो बात करें अगर मकर रेखा की, मकर का मिलान किसके साथ जा चुका है, यहाँ पर 3 के साथ। तो यहाँ पर राइट कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि कथनों पर विचार करके सही विकल्प चुनें। कथन ए कहता है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बी कहता है कि उत्तर लद्दाख से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर तक है। पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कच्छ तक का विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। केवल ए सही, बी सही, ए बी दोनों सही या तीनों सही। राइट आंसर की अगर बात करें यहाँ पर जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर, यानी कि कथन एक यहाँ पर बिल्कुल राइट दिया गया है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जो विस्तार है यानी कि उत्तर से दक्षिण तक का जो भारत का विस्तार है वो 3200 किलोमीटर तक है, बिल्कुल राइट कथन दिया गया है। पूरब की बात करें यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ, गुजरात की कच्छ यानी कि खाड़ी तक का विस्तार कितना बताया गया है, 2900 किलोमीटर बताया गया है। यानी कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है भारत की वो कितनी है, 2900 किलोमीटर तक है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए, बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिए गए। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, कहता है कि कौन से कथन पृथ्वी के बारे में सही वाले आपको यहाँ पर बताने हैं जो कि पृथ्वी के संदर्भ में हैं। कथन ए कहता है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसको भू आब कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकार में है पांचवा ग्रह। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों, जो आपकी पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी जो है ये ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। और बीच में अगर बात करें बीच में ये पृथ्वी कैसी है, बीच में दोस्तों उभरी हुई है पृथ्वी, इसी कारण इसके आकार को कहते हैं भूआब। यानी कि कथन एक यहाँ पर राइट स्टेटमेंट दिया गया। कथन बी की बात करें कि सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 3 नंबर है। पहला नंबर है बुध का, दूसरा है शुक्र का, तीसरा है पृथ्वी का। आकार में इसका कितना नंबर है, 5वां नंबर है। सबसे बड़ा आपका होता है बृहस्पति और 5वें नंबर पे आपकी आती है प्यारी पृथ्वी। तो तीनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए, बिल्कुल राइट कथन दिए गए। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथे वाला, ए, बी और सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि कौन सी गैस प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख संघटक है। यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है 21%, कितनी 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है कुछ ही मात्रा में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है। नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है 78%, कितने प्रतिशत दोस्तों, 78% आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर की अगर बात करें वायुमंडल का जो प्रमुख संघटक है वो है आपकी नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 48, कौन सी सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। कहाँ से, अफ्रीका से होकर गुजरती है। उस नदी का नाम हो जाएगा नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, नील नदी को कहते हैं। इतना भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपका सहारा रेगिस्तान ये एक तप्त रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है, एक तप्त रेगिस्तान है, यानी कि गर्म रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ की वनस्पति दोस्तों बिरल है। बिरल का मतलब होता है कम मात्रा में पाई जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया था आपसे सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में पड़ता है। ये पड़ता है अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी भाग में पड़ता है। कहाँ पर, अफ्रीका के उत्तरी भाग में पड़ता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 की। इसको हम समझा चुके हैं कि दो भूभागों को जोड़ने वाली एक संकरी पट्टी होती है, उस पट्टी को कहते हैं स्थल संधि, स्थल संधि कहते हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 51, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं क्या कहलाती हैं। हम आपको बता चुके हैं जो तमिल की जितनी भी प्राचीनतम रचनाएं होती हैं उनको कहा जाता है संगम साहित्य। अगर आपसे पूछ ले संगम साहित्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 3 कवियों के सम्मेलन से ही इनको संगम साहित्य कहा जाता है। 3 जो राज्य के कवि थे, कौन कौन से राज्य थे वहाँ पर, चेर थे, चेर राज्य, चोल राज्य और पांड राज्य। कौन सा राज्य, पांड राज्य, ये राज्य थे। यहाँ के जो मतलब कि 3 प्रमुख कवियों के सम्मेलन में ही किसका उदय हुआ था, प्राचीनतम जो रचनाएं थी उनको संगम साहित्य कहा जाने लगा। और अगर आपसे पूछ ले कि किन 3 राजवंशों को मोवेंद्र कहते हैं, किसे, 3 राजवंशों को मोवेंद्र के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इन्हीं को कहते हैं चेर, चोल और पांड। इन 3 राजवंशों को क्या कहा जाता है,
इन 3 राजवंशों को दोस्तों कहा जाता है मोवेंद्र। क्या कहा जाता है? मोवेंद्र कहा जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का जो मुख्य केंद्र था वो उस केंद्र का नाम बताना है। पटना, मथुरा, वाराणसी या इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में कहते हैं प्रयागराज। तो राइट आंसर की बात करें, जो महापाषाण काल का जो उत्तर भारत का जो कपड़ा का जो मुख्य उत्पादन केंद्र था उसका नाम था दोस्तों वाराणसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वाराणसी उस स्थान का नाम था। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 की। अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा था? धम्म का पालन करने को कहा था। इसको भी बता चुके हैं। तो धम्म जो था इसमें बड़ों के प्रति आदर सम्मान, ठीक, छोटों के प्रति प्रेम भाव, और जो दास या नौकर थे उनके प्रति क्या सम्मानजनक नीति अपनानी चाहिए, यही कहता है धम्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। चंद्रगुप्त किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना की सहायता की थी? जो चंद्रगुप्त शासक था, तो चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी मतलब कि शासन स्थापना में? तो उसका नाम था भाई साहब कौटिल्य। कौटिल्य उनका नाम था, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी है। अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य एक विद्वान थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था अपने बदौलत से। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 55। भारत की अधिकतर लिपियां निम्न लिपि से उत्पन्न हुई हैं। किन लिपि से भारत की अधिकतर लिपियां उत्पन्न हुई हैं? ब्राह्मी लिपि से। ठीक, किस लिपि से उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से भारत की अधिकतर लिपियां उत्पन्न हुई। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 1838 में पढ़ा था दोस्तों। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप का नाम आप सभी लोग याद रखें। जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1800 दोस्तों। कब पढ़ा था? 1838 में इसको पढ़ा था। ठीक, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 56। सम्राट अशोक का शेरों वाला विशाल स्तंभ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपका कहाँ पर है? सारनाथ में स्थित है। सारनाथ यहाँ पर कैसा होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसमें भीषण खून खराबा युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी, जो मौर्य काल की जानकारी देने के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में मानी जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र उस पुस्तक का नाम है जिसका संबंध राजनीति से। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक के पिता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं वह अशोक के पिता हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार उनका नाम है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 61। महावीर जो स्वामी है उनके बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन का नाम यहाँ पर पूछा गया था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान था। सिद्धार्थ था बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जबकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि बोध गया नामक स्थान कहाँ पर है? बोध गया आपका स्थान है दोस्तों बिहार में। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में? बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका बोध गया, वहीं पर बोध गया नामक स्थान है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 63। फेक जिला कौन से राज्य में स्थित है? नागालैंड में आपका फेक जिला स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। समुद्री तटीय इलाकों में ग्रामीण मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करते हैं? मछली भी पकड़ते हैं। कौन? मछली पालन करते हैं या समुद्र से मछली पकड़ते हैं? तो यहाँ पर बात की कि जो समुद्र तट के जो इलाकों में ग्रामीण लोग रहते हैं उनका मुख्य कार्य होता है समुद्र से मछली पकड़ना। क्या काम होता है? समुद्र से मछली पकड़ना उनका मुख्य काम होता है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 की। तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु आपका समुद्र तट पर स्थित है, ना कि हिमालय तट पर स्थित है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है? ऋतुओं के, व्यापार के, दुकान के, कृषि के।
तो यहाँ पर बात की कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनका जीवन व्यापक जो जीवन कटता है, किस चीज़ में उनका जीवन कट जाता है, पूरा का पूरा इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो कट जाता है उनका जीवन कृषि करने में, खेती करने में। ठीक, बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 की, कलपट्टू गांव कौन से राज्य में है? कलपट्टू गांव कौन से राज्य में? तेलंगाना राज्य में है आपका कलपट्टू गांव। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में क्या है कि आपकी पुस्तक में आपको बताया गया है कि कलपट्टू नामक गांव का उल्लेख देखने को मिलता था, इसलिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 67, ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्या का कारण यहाँ पर बताना कि मजदूरों की कमी है, बहुत अधिक मजदूरों की मांग है, पूरे साल रोजगार न मिलना या उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर किसकी बात की गई है? ग्रामीण रोजगार की जो मुख्य समस्या है, मुख्य समस्या का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्या का मुख्य कारण मजदूरों की कमी हो सकती है, अधिक मजदूरी की मांग करेंगे, पूरे साल रोजगार नहीं मिलेगा, उपयुक्त में से सभी। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जो ग्रामीण रोजगार की जो मुख्य समस्या हो सकती है, ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्या है मजदूरों की कमी। मजदूरों की कमी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती है, बहुत अधिक मजदूरी की मांग भी नहीं करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, पूरे साल रोजगार ना मिलना ही ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 की, मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि मछलियाँ क्या करती हैं? प्रवास कर जाती हैं। मछलियाँ क्या करती हैं? प्रवास कर जाती हैं। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 की, मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतुओं में बंद हो जाता है? मानसून अथवा वर्षा ऋतु में बंद हो जाता है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 की, किसानों की विविधता का मुख्य कारण क्या है? खराब मौसम है, कर्ज भी है, भूमि कम भी है, बीजों का अभाव भी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया मुख्य कारण क्या हो सकता है किसानों की विविधता का? जो किसानों की विविधता को जो मुख्य कारण होता है वो होता है कर्ज। क्या दोस्तों होता है? कर्ज मुख्य कारण होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 71, जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं? खीरा, ककड़ी, गेहूं, चावल या इनमें से कोई नहीं। किसकी बात यहाँ पर दोस्तों की गई है? जायद। फसलें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। रबी की फसल कौन सी? रबी और जायद और खरीफ। रबी, जायद और खरीफ, यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी लोग, जायद, खरीफ, ये 3 फसलें होती हैं। रबी की बात करें तो रबी में होती हैं आपकी सरसों आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, ठीक, ये आपकी रबी में होती हैं। खरीफ में आपकी हो जाएंगी मक्का, आपकी खरीफ में आ जाएगी, और धान भी आपकी जो चावल है वो भी खरीफ में आ जाएगी। जायद की जो फसलें होती हैं इसमें भाई साहब खीरा, ककड़ी, फूल और सब्जी कह सकते हैं, वे वाली कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, खीरा ककड़ी वाली कृषि कहलाती है जायद। यहाँ पर आ चुका है खरीफ वाली फसल आपको बतानी है। ज्वार, बाजरा, चावल, ये सभी कैसी फसलें हैं? ये सभी खरीफ की फसलें हैं। बात करें यहाँ पर 71 नंबर की, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, सरसों, कपास, ये यहाँ पर तीनों ही कैसे कथन दिए गए? बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिए गए। गेहूँ भी रबी के अंतर्गत, सरसों भी, तो यहाँ पर कपास आपका खरीफ के अंतर्गत आता है। खरीफ के अंतर्गत आपका आता है कपास, ठीक। तो यहाँ पर कपास को छोड़कर गेहूं और सरसों यहाँ पर रबी की फसलों के अंतर्गत आ जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। कैटरामैन किसे कहते हैं? मछुआरों की छोटी नाव को कहते हैं, बोट शिप को कहते हैं भाई साहब कैटामरेव। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 75, कर्मचारियों की तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है उसे कहते हैं बचत खाता, भविष्य निधि या 1 और 2 दोनों? जो तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है उसे कहते हैं भविष्य निधि। क्या कहते हैं? भविष्य निधि कहते हैं। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। किसका है दोस्तों? ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। हमने आपके लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इन सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सम्मिलित करते हुए आपके लिए यह मैराथन वीडियो बनाई है जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 कहता है कि प्रत्येक महानगर में कितने लोग रहते? 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 10 लाख से अधिक प्रत्येक महानगर में लोग रहते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 77, जिस चौक पर मजदूर लोग अपनी सेवाएं बेचने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं लेबर चौक। क्या कहते हैं? लेबर चौक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 की, शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस देता है शहर की, यहाँ पर बात की कि शहर में देता है नगर निगम। क्या देता है? शहर में नगर निगम देता है या नगर पालिका देता है?
दोस्तों यहाँ पर कौन देता है, तो नगर निगम देता है ना। यहाँ पर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 की शहर में किस तरह की दुकानें पाई जाती, पक्की दुकानें पाई जाती हैं शहरों में जिनके पास लाइसेंस भी होता है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 की निम्न में से कौन सा महानगर है, यानी कि महानगर चेन्नई भी है, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है, ठीक, ये सभी महानगर की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर सभी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 की भारत में कितने महानगर हैं, भारत में कितने महानगर हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, महानगर कितने हैं इंडिया में वर्तमान में, ठीक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे क्या कहा जाता है, बाजार, गाँव, शहर या ये सभी कहा जाता है। राइट आंसर की बात यहाँ पर की कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सी दुकानें होती हैं, उसे कहते हैं बाजार में ही तो होंगी अनेक दुकानें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 की, स्थायी कर्मचारी होने के क्या क्या फायदे होते हैं, बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिल जाते हैं, या उपयुक्त में से सभी मिल जाते हैं। स्थायी कर्मचारी का मतलब होता है नियमित कर्मचारी। स्थायी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें इन सभी का फायदा मिलता है। बुढ़ापे पे क्या होता है कि बचत भी मिल जाती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी मिल जाती है और छुट्टी भी उनको मिल जाती है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 की, 84 कहता है कि अनियमित मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इनकी नौकरी स्थायी नहीं होती है, अनियमित यानी कि जो निश्चित ही नहीं है, मजदूरी करो या ना करो भाड़ में जाओ, उन मतलब कि इतना लेना देना नहीं रहेगा। अनियमित मजदूरी उसी को कहते हैं। इनको मजदूरी मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो चुप्पा घर पे बैठो, तो इसका यही मतलब होता है अनियमित मजदूरी। इसमें कोई नौकरी स्थायी नहीं होती, बिल्कुल राइट है ना। मतलब कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कोई शिकायत करने पर उन्हें निकाल दिया जाता है, बिल्कुल निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अनियमित हैं। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, बिल्कुल, चाहे मर जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी की उनकी सुरक्षा नहीं होती। अनियमित मजदूरों की बहुत मतलब कि उनका वर्तमान समय में शोषण किया जा रहा है, कह सकते हैं एक प्रकार से। एग्जाम में क्वेश्चन भी लॉन्ग टर्म में आता था कि अनियमित मजदूरों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, व्याख्या कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइम में क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे ऐसा मत सोचिएगा। ये हम बात कर रहे थे दूसरे एग्जाम की। दूसरे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि अनियमित मजदूरी जो है उसमें मजदूरों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक। यहाँ पर सभी कथन इसके संदर्भ में बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अनियमित मजदूरों को काम कब कब मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मालिकों को जब बहुत सारा काम मिल जाता है तब अनियमित मजदूर लगा लिए जाते हैं। खास मौसम में काम मिलता है, ठीक, पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है क्योंकि वो अनियमित मजदूर हैं। 1 और 2 दोनों यहाँ पर कैसे कथन होंगे, राइट कथन हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।